कॉलेज में कई साल पढ़ाई करने के बाद जब वो बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो दो दोस्त मिलकर करियर की तलाश में जुड़ जाते हैं और अपने गांव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। और नौकरी कर रहे थे और धीरे धीरे करके साल 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। और बात यह है 2023 या 24 के आसपास की। इसी बीच में एक दोस्त अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को साथ रखने लगता है। तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम साथ साथ रह लेते हैं। साथ में रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा, खाने में पैसा भी कम होगा और किराया भी बच जाएगा। इसी बीच में जब एक दोस्त उसकी जो नीयत है वो नीयत में खोट आ जाता है। जब दोस्त की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो वो मौका पाते ही बाथरूम में उसका वीडियो उतार लेता है और साथ ही फ़ोटो बना लेता है। लेकिन इस बात की उसने किसी को भी भनक होने नहीं दी और वक्त आगे बढ़ जाता है और एक बार फिर से उसे मौका मिलता है। तब भी वो दोस्त की जो पत्नी होती है जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो उसकी न्यू वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब यहाँ से वो अलग अलग हो जाते हैं और लगभग इस वीडियो को बनाने के 1 डेढ़ साल के बाद की बात है जब वो मौका मिलता है और मौका पाते ही अपने दोस्त को कुछ ऐसी बातें कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी की कुछ गंदे वीडियो फ़ोटो है, अगर तुमने मेरी मांगें पूरी नहीं की तो इन्हें वायरल कर दूंगा। और जैसे ही दोस्त को ये बात पता चलती है उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके साथ कई साल तक पढ़ाई की, जिसके साथ लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल तक नौकरी की, उसके साथ खाते थे, पीते थे, एटीएम हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, पिन कोड हो, सब कुछ इसको पता है और ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये तो सीधे सीधे गद्दारी है। उसने रिक्वेस्ट की, उसमें बहुत मनाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो। यहीं से एक विवाद पैदा होता है और विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद 9 टुकड़े शरीर के करके वो शहर के इर्द गिर्द फेंक दिए जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को दगा देने के लिए ऐसा कुछ किया भी होगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के ज़िला भरूच की। दरअसल भरूच ज़िले का ही एक थाना लगता है, सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर ही एक भोलब के पास एक जीआईडीसी है। और 29 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर निकलता हुआ जा रहा था और इसी बीच में उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। कुत्ता एक नाले की तरफ से एक पॉलीथीन को उठा कर लाता है और पॉलीथीन उठा कर लाने के बाद वो उसे रख कर जब पॉलीथीन को फाड़ने की वो खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको वो आराम से खा सके। उस आदमी की नज़र एक टकटकी उस पॉलीथीन पर लगी हुई थी, साथ ही उस कुत्ते पर लगी हुई थी। और कुत्ता काफ़ी देर से जोरदार लगाकर आखिरकार वो जोरदार लगा के पास हो जाता है और उस पॉलीथीन को फाड़ देता है। जैसे ही पॉलीथीन फटती है उसके अंदर से एक सर होता है और सर को देखकर राहगीर की आंखें चौंधिया जाती है, परेशान हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है उसको गिरते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया और दौड़कर उसके पास आते हैं, उसे जगाते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो होश में आता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहाँ से उस पॉलीथीन की दूरी थी, कुछ लोगों ने कहा कि वो देखो उस कुत्ते के पास एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के पास एक सर है जो कि किसी इंसान का है। जैसे लोगों ने देखा वहाँ हड़कंप मच जाता है, लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। इसी बीच में नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक पॉलीथीन के अंदर एक मानव का सर है, किसका नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, मौके पर आने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सर है तो बाकी का हिस्सा कहाँ है।
पुलिस ने आसपास के इलाकों को देखना शुरू किया और देखने के बाद पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को आखिरकार कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस ने लगभग जो इस जिले के 31 पुलिस स्टेशन होते हैं, सभी में सूचना सूचना कर दी जाती है कि एक व्यक्ति का इस तरह से सर मिला है। साथ ही पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद ये पता करने की कोशिश की ये बाकी का हिस्सा भी मिल जाए और जो गायब है, जो किसकी है ये हत्या हुई है, वो कौन है, कहाँ से, क्यों हत्या हुई है। पुलिस ने सामने बहुत सारे सैकड़ों सवाल थे। पुलिस उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। पुलिस से ज़्यादा कहीं से स्थानीय लोगों का इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार वो कुत्ता किसका सर लेकर घूम रहा था, किसके सर को खाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब कोशिश की तो 29, 30 और 31 मार्च को, साथ ही 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पुलिस को अलग-अलग जगहों पर लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में 9 हिस्से मिल जाते हैं। शरीर के अलग-अलग 9 हिस्से होते हैं। पुलिस ने जब उन सारे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश के बाद एक लाश बनकर तैयार हो जाता है और लाश थी लगभग 30 से 35 साल के एक युवक की। कौन था वो युवक, किसने हत्या की थी? आखिरकार पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सवाल मिल नहीं रहा था, जवाब मिल नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब गौर से देखा, जब पोस्टमार्टम की टीम पोस्टमार्टम कर रही थी, डॉक्टरों ने देखा कि उस एक लड़की की हत्या हुई है। जिसकी हत्या हुई है उसके हाथ पे लिखा हुआ था कुछ स्टाइलिश इस साइड में सचिन, कुछ कब्र में लिखा हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने ये जानकारी जुटाई, आखिरकार ये सचिन ऐसा तो नहीं है कि उसके परिवार का हो, ऐसा तो नहीं है किसी और का हो, लेकिन सचिन को और किसी आदमी का ही नाम होता है, किसी लेडीज़ का नाम तो नहीं होता है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये नाम हो सकता है कि इसी लड़के का हो। जब पुलिस के आसपास के स्थानों में हर जगह से पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को भरूच ज़िले में एक थाने के अंदर एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जो गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का है जिसका नाम मोहित चौहान है। मोहित चौहान के पास वो खबर भेजी गई कि एक लाश हमें मिली है, वो 9 अलग अलग टुकड़ों में है, आप आकर पोस्टमार्टम हाउस में जाकर देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके परिचित हो, आप उसे जानते हो। जैसे ही मोहित चौहान वहाँ जाता है, उसने लाश के टुकड़े देखे। टुकड़े देखने के बाद जो कपड़े मिले थे, वो जो चीज़ें मिली थी, जब वो देखा, देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दरअसल सचिन उसी का भाई होता है। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर का एक थाना लगता है चंदपुर, और चंदपुर क्षेत्र का एक गांव लगता है हरपुर। हरपुर का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास बताई जा रही थी। मोहित चौहान ने जैसे ही अपने भाई को देखा, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, घर पर फ़ोन करता है और घर पर फ़ोन करने के बाद पूरी कहानी बताता है कि भैया की तो किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल वो पुलिस भी बताता है कि उसमें 25 मार्च 2025 से संपर्क टूट चुका था। दरअसल उसकी जो भाभी है, जिनका नाम पारुल है, एक भतीजा है जिसका नाम दिवांश है, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है। भैया, भाभी और भतीजा वो भरूच में ही रह रहे थे और ये 7 मार्च 2025 को ससुराल में एक शादी थी। बच्चे और बीवी को लेकर वो गांव चले गए थे, इसीलिए वो बच्चों और बीवी को तो गांव छोड़कर चले जाते हैं, वापस अपनी नौकरी करने लगते हैं। और भाभी ने उसकी ने 25 मार्च को इसलिए संपर्क किया था क्योंकि वो रेल का रिजर्वेशन का टिकट भेजने वाला था, इसीलिए फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था, नंबर बंद था। आखिरकार करे तो क्या करे, इसी बीच में उसे एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है। संदेश में साफ साफ ये लिखा हुआ था मैसेज में कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूँ, मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है। और जैसे ही ये
टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ था। भाभी परेशान हो जाती है, उन्हें मोहित से कहा, मोहित आकर यहाँ पर ढूँढने लगता है। उसने हर संभव प्रयास किया और प्रयास करते-करते जब वो सफलता नहीं मिली, तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। और उधर पुलिस अक्सर ऐसे ही मामलों में पुलिस जब गुमशुदगी के मामले होते हैं तो पुलिस ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। जब बड़ा अपराध हो जाता है तब पुलिस सहज होती है, सतर्क होती है। आखिरकार जब एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी तो इसी बीच में एक और दोस्त था जिसका नाम शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र भी साथ था, लेकिन इन दोनों से मोहित चौहान और उसके दोस्त शैलेंद्र से ये कहा जाता है कि तुम्हें शहर नहीं छोड़ना है। जब पुलिस तुम्हें बुलाएगी तो तत्काल प्रभाव से हमारे पास आना। जैसे ही पुलिस ने ये बात कही, उसने कहा कि सब ठीक है, लेकिन जो शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र के चाचा का इंतकाल हो जाता है, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। और शैलेंद्र कहता है कि मोहित से कि भैया मुझे तो अपना गांव जाना है। दरअसल जो शैलेंद्र होता है वो उसका खास दोस्त होता है, मरने का वाले का भी। वो भी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नूरपुर का गांव लगता है। जोगीपुरा वहां का रहने वाला होता है और चला जाता है। पुलिस ने कहा मोहित से कि तुम्हारा जो भाई का दोस्त है शैलेंद्र, वो कहाँ पर है? तो वो कहता है कि शैलेंद्र तो अपने गांव चला गया है, घर चला गया है। क्यों चला गया? वो कहता है कि उसके चाचा का इंतकाल, यानी कि चाचा उसके ख़त्म हो गए हैं, मर चुके हैं, इसीलिए वो उनके पास चला गया है। पुलिस ने इस बात की तहसीस करने की, जानकारी जुटाने की, आखिरकार ये पता किया कि गुजरात की पुलिस ने बिजनौर की पुलिस से कि वाकई क्या ऐसी कुछ बात है। जैसे ये बात पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ झोल था। शैलेंद्र ने कहानी सुनाई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे फिर से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने फिर एक नई कहानी सुना दी है। पुलिस के लिए अब प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था, शैलेंद्र था। और शैलेंद्र जो होता है वो सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त होता है। आखिरकार पुलिस ने मौका पाते ही बिजनौर का रुख किया, चांदनूपुर का रुख लिया और उसके गांव जोगीपुरा का रुख लिया। उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही लेकर जाते हैं उससे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो असल कहानी है, जो हम सुनना चाहते हैं, जो तुम सुनाना चाहते हो, वो नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन जो असल कहानी है वो सुना। आखिरकार तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की? इसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल जब वो कहानी सुनाता है तो बताता है कि अब से लगभग कई साल पुरानी बात है, लगभग 12-13 साल पुरानी बात है। दोनों दोस्तों ने मिलकर बीएससी की पढ़ाई साथ-साथ की थी और बीएससी की पढ़ाई साथ-साथ करने के बाद नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं और बिजनौर छोड़ते हैं और यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के भरूच में पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद एक इलाका लगता है दहेज, और दहेज इलाके में एक बायोटेक कंपनी होती है। बायोटेक कंपनी में दोनों साथ-साथ काम करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोस्ती गहरी थी। एक दूसरे के एटीएम के पिन भी पता था, एक दूसरे के मोबाइल का जो पिन होता है वो भी पता था। इसीलिए कोई बात छुपी नहीं थी, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। दोनों में बीच में कोई भी ऐसा कोई बंधन नहीं था जो कोई रोक सके। इसी बीच में ये बात साल 2023 या 24 की है। शैलेंद्र की पत्नी आ जाती है रहने के लिए। सचिन और शैलेंद्र आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, इसीलिए एक काम करते हैं, साथ साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी एक दिन नहाने के लिए जब चली जाती है, सचिन के दिमाग में, उसके मन में उसको लेकर खोट था। उसने अपने ही दोस्त की पत्नी, जिसको भाई से ज़्यादा प्यार करता था, वो दोस्त जिस पर जान छिड़कता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए जाती है तो मौका पाते ही उसका वो वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। और 1-2 बार उसे मौका मिलता है और 1-2 बार इसी तरह से वो काम कर लेता है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, फिर ये अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं कि कुछ दिन के बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ चुका था। इसी बीच में मौका पाते ही जब लगभग 1-1.5 साल हो जाता है तो बताया जाता है कि लगभग
4 लाख का दोनों ने मिलकर एक लोन लिया था, ऋण लिया था और उस ऋण का, उस लोन का जो कर्जा था, वो उसकी किस्तों भी थी, मिल के दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से सचिन के दिमाग में कुछ खुरापाती पल रही थी, इसलिए उसने वो किस्त देना बंद कर दिया था। और जब किस्तें टूटने लगती है तो लोन की, तो वो पूछता है कि भाई ये लोन की किस्त क्यों नहीं देना चाहते हो? सचिन ने कहा कि ऐसा है कि ये लोन की किस्त तो तुम भी भरो, और जब बात भरने की आती है तो उसके दिमाग में आ जाता है वो वीडियो में, जो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, इसीलिए तुम ही भरो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार मनमुटाव होने लगता है। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र को ये बात पता चलती है कि सचिन ने उसकी पत्नी का वीडियो बनाया है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि भाई इन्हें डिलीट कर दो, मेरी पत्नी का मामला है। लेकिन वो डिलीट भी नहीं करता है और उसकी पत्नी को लेकर उसके मन में गंदी बातें पल रही थी। इस बात को लेकर शैलेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वक्त आगे बढ़ रहा था। 24 मार्च 2025 की रात उसने शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन, अगर तुम्हें दिक्कत है, कोई ऐतराज़ ना हो, तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। वैसे भी तुम अकेले हो, पार्टी करोगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को ये बात पता चलती है, सचिन उसके रूम पे पहुंच जाता है। तो सचिन होता है वो वेदांत सोसाइटी में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन पत्नी चली जाती है मायके। मायके में अपने वहाँ पर एक शादी ब्याह था और ये जो दोस्त था उसका शैलेंद्र, ये हरिधाम सोसाइटी में रहता था। हरिधाम सोसाइटी में 24 तारीख को एक पार्टी रखी गई थी। दोनों दोस्त खूब जम के शराब पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। इसी बीच में इससे पहले प्लानिंग ये थी शैलेंद्र की कि जैसे ही वो सो जाएगा वो मोबाइल निकालेगा और मोबाइल से वो इसका पिन उसका मालूम था और वो वीडियो फोटोग्राफ्स और उसकी पत्नी को उसका डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बहुत चालाक था। सचिन इसने अपने मोबाइल को किसी और तरह से छुपा रखा था जिससे किसी को ना पता चल सके। शैलेंद्र आखिरकार उस मोबाइल तक पहुंच ही जाता है और जैसे ही वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, सचिन की आंखें खुल जाती है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है। मोबाइल छीनने को लेकर वक्त आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर मार पिटाई शुरू हो जाती है और मार पिटाई के दौरान ही शैलेंद्र का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रसोई में जाता है और जाकर उसकी चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से वो खून खान हो जाता है और उसको एक चाकू मारे जाते हैं, यानी कि उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ से वो मर जाता है, वो आराम से सो जाता है। दिन निकलता है 25 तारीख, फिर से वो अपनी ड्यूटी पे जाता है और दहेज के इलाके, जो कि दहेज इलाका है, वो बायोटेक कंपनी है, नौकरी करता है। और नौकरी के बाद जब वापस लौट कर आता है तो वहाँ से आने के बाद वो सबसे पहले बाज़ार जाता है और बाज़ार से कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ सामान खरीदता है। और जैसे ही आ रही जिससे कि वो काट सके, साथ ही वो पॉलीथीन खरीदता है जिसमें कि वो पैक कर सके। घर साफ़ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीद लेता है। जैसे ही वो साड़ियाँ मिलती है, धोती मिलती है और इस तरह से उसमें जो घर में ब्लड फैला हुआ था, उसके बाद लेडीज गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा खरीदता है। ये सब लेके आता है। उसके बाद फिर घर आने के बाद लाश के अलग अलग लगभग 9 टुकड़े करते हैं और 9 टुकड़े करने के बाद उसको पॉलीथीन के अंदर पैक कर देता है। और पैक करने के साथ साथ वो वहाँ से अब कुछ इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। और जो फेंकने के लिए जब जाया करता था तो वो लेडीज़ गाउन पहन के जाया करता था, साथ ही वो दुपट्टा ओढ़ के जाया करता था, ताकि अगर किसी भी सोसाइटी सीसीटीवी कैमरे में वो आ जाए तो उसकी कद और काटे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद ना आ सके और उन लोगों को लगे कि कोई लड़की है या कोई महिला है। वो पॉलीथीन जाता था और इस तरह से उसने 3-4 दिन में मिलकर इधर उधर उन टुकड़ों को फेंक दिया। साथ ही वो चालाकी करता है कि वो एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड पर पिन लिख देता है ताकि वो किसी को मिल जाए और जैसे ही उस एटीएम से पैसे निकलेगा पकड़ा जाएगा। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उससे अच्छी चाल चली थी। साथ ही उसने चाल यह भी चली थी, उसने मोबाइल में जो था उससे टेक्स्ट मैसेज पे कर रहा था, खुद सचिन बनकर
शैलेंद्र बातचीत कर रहा था ताकि घर वालों को लगे कि वो ठीक ठाक है। उसने एक कहानी रची थी और वो बेंगलोर आ चुका था। उसे किसी और महिला से शादी करनी है, उसे किसी से मर्डर हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा रहा था, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। उसकी पत्नी यानी कि पारुल को यकीन नहीं था उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कहानी सामने आती है, शैलेंद्र पकड़ा जाता है, शैलेंद्र को गिरफ्तार किया लिया जाता है, लेकिन ना तो वो मोबाइल मिला जिसमें वो वीडियो था और ना ही वो मोबाइल मिला जिसमें वो फ़ोटोग्राफ सेव थे। साथ ही ना कपड़े मिले जो बाज़ार से खरीदे गए थे, जिससे क्या क्या कमरा साफ़ किया गया, और ना ही वो आरी मिली जिससे कैलाश काटा गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से रिमांड मांगी गई। लगभग 10-8 दिन की रिमांड मिली। रिमांड के बाद शैलेंद्र क्या क्या बताया, इस कहानी लोगों के सामने आएगी। अभी तक उसने प्राथमिक जांच में बताया है, पूछताछ में बताया है, क्या वही है, सही है, या इसके आगे कोई और कहानी होगी। खैर, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, अपने दोस्त की पत्नी के बारे में जैसा गंदा घिनौना सोच उसके साथ उसके गलत किया, उस वीडियो उतारने के बाद जब ये कहानी बनी तो वाकई इसमें गुस्सा भी आता है, अफसोस भी आता है कि जिसके साथ इतना सारा लंबा वक्त बिताया, वो आखिरकार इतना गंदा, इतना बुरा कैसे सोच सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक दौर था, एक ज़माना था जब घर में महिलाओं के लिए कुछ पर्देदारी होती थी। बाहर का व्यक्ति अचानक से घर पर आएगा, थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। लेकिन जब ये मॉडर्न ज़माना है, सांस्कृतिक आजकल ज़्यादा हावी हो रही है, ऐसा भी क्या भरोसा है जिसके साथ 3 साल पढ़ाई की, साथ ही 10 साल नौकरी की, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। यही सोचकर सिरहंसी पैदा हो जाती है और यही कत्ल का कारण बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।